हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज हम पढ़ेंगे जून 2023 की क्रोनोलॉजी को। और इसमें जो है मई 2023 की करंट अफेयर्स जो है वो कंपाइल्ड हैं। और जिन लोगों ने भी मई की क्रोनोलॉजी के लिए कहा है, तो देखिए उसमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस थे वो हमने एग्जाम से पहले आपके कर लिए थे। कुछ पोर्शंस आपके उसमें रिमेनिंग है, तो उसको हम जल्दी ही कवर करवा देंगे। और जून की क्रोनोलॉजी भी काफ़ी लेट है, लेकिन अब क्योंकि स्टार्ट कर दिया है तो हम जल्दी ही इसको भी कवर कर लेंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो आज शाम तक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है, आप उस चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। वहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़रूर से आपको सारे अपडेट्स, आपके काम की चीज़ें जो है वो वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारे करंट अफेयर्स को। तो स्टार्ट करेंगे हम फ्रंट पेज से। तो फ्रंट पेज पे यहाँ पर देखिए, अगस्ता वेस्टलैंड प्रोजेक्ट के तहत जो हमारा संसद भवन नया तैयार होकर के आया है, उसका इनाग्रेशन यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे फैक्ट हैं, जैसे कि ये किस थीम पर आधारित है, हाथ में जो इन्होंने सेंगोल ले रखा है, इसका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आसियान की जो बैठक है, आसियान जानते हैं आप कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इसका फुल फॉर्म है। और इसके अंदर जो है, इसको जो साउथ ईस्ट एशिया के जो हमारे नेशंस है, जैसे कि म्यांमार है, लाओस, कंबोडिया है और इंडोनेशिया है, ये सब इसके सदस्य देश हैं। 10 इसके सदस्य हैं। और इसके अंदर जो है, इसकी हर साल जो है, हर साल प्रोबेबली देखने को मिलती है, इसकी बैठक जो है आयोजित की जाती है। ये इसकी 42वीं बैठक थी और इसका आयोजन जो है वो इंडोनेशिया में किया गया है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आसियान की लेटेस्ट जो बैठक है या 42वीं जो बैठक है, उसका आयोजन कहाँ किया गया, या आसियान की जो अभी इंडोनेशिया में बैठक हुई है वो कौन सी संस्करण वाली बैठक थी, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए G7 जो देश हैं, ग्रुप 7 जिसको आप बोलते हैं, उसकी भी बैठक आयोजित की गई। और ये जापान का जो हिरोशिमा है, वहाँ पर इसको आयोजित किया गया। तो आपको डेस्टिनेशन कंट्री हमेशा ध्यान रखना है कि कौन इस समिट को होस्ट कर रहा है, ये तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि इस संगठन के अंदर सदस्य कौन कौन है। और तीसरा, आप ये देखिए कि क्या भारत इसका सदस्य देश है या नहीं। तो देखिए, इन दोनों का ही सदस्य देश भारत नहीं है। हालांकि एक गेस्ट नेशन के रूप में, एक मेहमान राष्ट्र के रूप में इन इन दोनों ही जो समिट ये हुई हैं, यहाँ पर भारत ने पार्टिसिपेट किया है। अब देखिए कि हमारे जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, इन 3 देशों की यहाँ अभी ये यात्रा की है। और अगर हम देखें पापुआ न्यू गिनी और फिजी जो है वहाँ का, तो इनको जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया है। तो ये सारी डिटेल्स हम आगे पढ़ेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य में, अभी आप इतना ही ध्यान रखें। फिर देखिए क्वाड जो है, क्वाड के बारे में आप जानते हैं, 4 राष्ट्र जो है वो इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो क्वाड का भी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें भी भारतीय प्रधानमंत्री जी ने जो है वो शामिल हुए हैं। फिर नेक्स्ट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और भारत की इसमें रैंकिंग ज़बरदस्त गिरी है। 11 रैंक से हम इसमें नीचे आए हैं। 161 पोजीशन अभी भारत की है। और ये आपके कहाँ काम आ सकता है, देखिए जब भी आप ऐसे लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, तो आपको निबंध में देखने को मिलेगा कि लोकतंत्र के चौथे पिलर के रूप में जो मीडिया है उसको देखा जाता है। ठीक है, या प्रेस को जो है वो देखा जाता है। तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को, इन फैक्ट्स को जो है वो लिख सकते हैं। और प्रीलिम्स में तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही कि 161st रैंक भारत की अभी इसमें आई है। तो ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, या रैंकिंग आपसे पूछ लेंगे। कई प्रकार के प्रश्न जो है वो यहाँ पर भी आपसे बन सकते हैं। फिर देखिए कर्नाटका में सत्ता परिवर्तन हुआ। कांग्रेस के जो नए कांग्रेस की तरफ से यहाँ सिद्धारमैया जो हैं वो नए मुख्यमंत्री यहाँ पर चुने गए हैं। इसरो ने अपना नया नेविगेशन उपग्रह उसको लॉन्च किया है, जिसका नाम है एनवीएस फर्स्ट। नाविक के बारे में आप सभी जानते हैं, वो भी एक नेविगेशन सैटेलाइट है। और एनवीएस फर्स्ट जो है वो भी इसरो का ही नेविगेशन सैटेलाइट है। इसको अभी प्रक्षेपित किया गया है। ये एरावत क्या है, तो एरावत एक सुपर कंप्यूटर है जो भारत का है, और इसको अभी वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर जो है 75th पोजीशन दी गई है। राजस्थान में नए मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के बनाए गए हैं, जिनका नाम है जस्टिस AJ मसीह। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में पढ़ना है। प्रधानमंत्री जी ने फिजी और पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अभी प्राप्त किया है। तो ये मैंने आपको अभी बताया था, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड, चेन्नई सुपर किंग्स 5वीं बार IPL विजेता रहा। ये तो आपको सबको पता है, कवर पेज में आपको फोटो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है, इन्होंने 5वीं बार जो है वो IPL जीता है। UPSC के नए अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर मनोज सोनी को बनाया गया है। और पर्सन इन न्यूज़ के अंदर ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि आपके RS में डायरेक्टली दे रखा है कि आपको पर्सन इन न्यूज़ पढ़ना ही है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट नाम है, वो आपको पता होने चाहिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का फर्स्ट पेज है उसको हम कवर करेंगे। और आज हम जो है मासिक घटनाओं के सार संग्रह वाली जो खबरें हैं, वहाँ तक सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे।
तो सबसे पहले देखिए कि हमारे नए सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो है वो नियुक्त किए गए हैं। उनका नाम है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और आपको पता है कि जो विजिलेंस कमिश्नर होते हैं इनकी अपॉइंटमेंट जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति ने ही इनको शपथ दिलाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपके मतलब कि जो नए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ये पहले कार्यवाहक थे और अभी इनको जो है परमानेंटली जो है वो अपॉइंट कर दिया है। इन्होंने सुरेश एन पटेल का जो है वो स्थान लिया है। अब हम आगे बढ़ें उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये सतर्कता आयुक्त होता क्या है, क्या इसका कार्य होता है। तो देखिए 1964 के अंदर इस संस्था को बनाया गया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा, यानी ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, संविधान में कोई अनुच्छेद इसका उल्लेख नहीं करता है। फिर जो है 2003 के अंदर संसद ने एक एक्ट पारित किया और उस अधिनियम के तहत इसको कुछ शक्तियां दी और इसको जो है एक संवैधानिक अधिकार दिया गया, स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में इसको बनाया गया। आई होप आप सबको ये पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है। तो ये देखिए कि एक तरीके से एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब है कि अगर किसी मतलब कि कार्यपालिका ने यानी कि सरकार ने जिसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बना करके पास करके बनाया हो तो वो एक जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जाती है, जैसे कि नीति आयोग है। संवैधानिक बॉडी वो होती है जिसका उल्लेख संविधान में होता है, किसी अनुच्छेद के तहत उसको बनाया जाता है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन। और अगर हम बात करें संवैधानिक बॉडी का, तो संवैधानिक भी जो है ना तो वो एग्जीक्यूटिव मान सकते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, लेकिन संसद ने एक अधिनियम पारित करके उस संस्था को बनाया है। तो ये सीवीसी जो है वो इसी प्रकार की एक संस्था है जिसको कि 2003 के अंदर जो है वो संवैधानिक अधिकार दिया गया था। इसके जो सदस्य होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 4 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। ठीक है, और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आरएस प्रीलिम्स में ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उसमें उन्होंने डायरेक्टली आपसे टेन्योर ही पूछा था कि जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, आई थिंक इलेक्शन कमीशन था, एक इसका पूछा था उन्होंने कि उनका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल आपको हमेशा याद रखना है। अब चलते हैं हम आगे मासिक घटनाओं के सार संग्रह पर, और इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको यहाँ कवर करनी है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। सबसे पहला देखिए कि भारत पे एक राजकीय यात्रा में जो है 3 दिन की राजकीय यात्रा पर एक देश के जो राजा हैं वो पधारे थे। उन राजा का नाम आपको पता होना चाहिए और किस देश से वो थे वो भी आपको पता होना चाहिए। राजा का नाम है नरोदोम सिंगामोनी और ये जो थे कंबोडिया के राजा हैं और ये भारत में राजकीय यात्रा पर पधारे थे। तो आप जानते हैं कंबोडिया के अंदर जो है सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल जो है वो देखने को मिलता है। किस राजवंश का वो टेम्पल है आप एक बार फाइंड आउट कीजिएगा। और चलते हैं नेक्स्ट है भारत का पहला समर्पित पोलोमेट्रिक मिशन क्या है, जो पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड लेकर के जो है वो जाएगा। तो ये भारत का पहला जो है पोलरीमेट्री मिशन है और इसका नाम है एक्सपोसैट, ये आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए प्रधानमंत्री ने असम के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस को स्टार्ट किया है और ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है असम की पहली वंदे भारत है और ये गुवाहाटी से नई जलपाईगुड़ी जो है वहाँ तक जो है इस वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया जाएगा। फिर देखिए एक मंदिर है जिसका नाम है खीर भवानी मंदिर। तो पता होना चाहिए मंदिर कहाँ पर है, ये जम्मू कश्मीर में है और यहाँ पर जो है खीर भवानी मेला भी लगता है और इसी मंदिर का दूसरा नाम है रागन्या देवी मंदिर। तो अभी देखिए मंदिरों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि रागन्या देवी मंदिर कहाँ पर सिचुएटेड है या फिर खीर भवानी मंदिर के नाम से ही पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है। देखिए नेपाल ने अभी अपना गणतंत्र दिवस मनाया है, कौन सा मनाया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि नेपाल गणतंत्र कब घोषित हुआ था, कब रिपब्लिक जो है नेपाल को बनाया गया। तो 28 मई 2008 को, यानी कितना लेटेस्ट है ये कि 28 मई 2008 को जो है पहला कॉन्स्टिट्यूशन उसका लागू हुआ और उसको जो है गणतंत्र जो है वो घोषित किया गया। फिर देखिए एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पोर्ट्स का हमारे अलग से दिया हुआ है करंट अफेयर्स में, तो हमको बहुत स्पेशली इसको याद रखना है। आपको पता है बैडमिंटन के एक बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं जिनका नाम है HS प्रणॉय और इन्होंने अभी मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि मलेशिया में हुआ है और यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा HS प्रणॉय कौन है, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और कौन सा इन्होंने अभी स्वर्ण पदक जीता है, तो मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के अंदर इन्होंने पुरुष एकल के अंदर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है।
फिर देखिए नेक्स्ट जो है एरावत के बारे में हमने पढ़ लिया था कि जो पूरे वर्ल्ड के जो सुपर कंप्यूटिंग की एक सूची बनाई गई, लिस्ट बनाई गई, उसमें 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर्स को रखा गया, जिसमें एरावत जो है वो 75th रैंक पर आया है। तो आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर, तो आप एरावत को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे इसमें और भी डिटेल्स हैं, जैसे एरावत की स्पीड क्या है, क्या क्या कंप्यूटिंग के कार्य कर सकता है, तो वो सारी बातें भी हम आगे इसमें पढ़ेंगे। फिर देखिए बुकर पुरस्कार इस बार किसको मिला है, तो बुल्गारिया के एक लेखक हैं जिनका नाम है जॉर्जी। तो आगे पूरा नाम बहुत बड़ा है इनका, लेकिन आप जॉर्जी भी ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा। तो इनको जो है ये पुरस्कार दिया है, और इनका उपन्यास है टाइम शेल्टर। ठीक है, टाइम शेल्टर के लिए बुल्गारियाई लेखक है जिनका नाम जॉर्जी है, उनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर देखिए जो नया संसद भवन है उसमें लोकसभा की जो आंतरिक सज्जा है, लोकसभा राज्यसभा 2 उसके अंदर हाउसेज होते हैं, आपको पता है। तो लोकसभा की जो थीम रही है उसकी क्या कहें उसको, जो उसका इंटीरियर डेकोरेशन है, उसकी जो थीम थी वो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और जो राज्यसभा है उसके लिए जो थीम थी वो राष्ट्रीय जो हमारा लोटस है, उसके थीम के ऊपर राज्यसभा की सज्जा की गई है। फिर देखिए एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। अब ऐसी जो रिपोर्ट होती है वो आपको पता ही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वही निकालती है, तो WHO के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। फिर देखिए कि एक कप है जिसका नाम है विश्व कप शॉटगन प्रतियोगिता। इसमें भारत ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतकर 5वां स्थान प्राप्त किया है। ये जो प्रतियोगिता है वर्ल्ड कप शॉटगन प्रतियोगिता, ये कहाँ पर आयोजित की गई, तो कजाकिस्तान का जो अलमाटी शहर है वहाँ पर इस प्रतियोगिता को आयोजित किया गया है। फिर देखिए टाइम मैगजीन जो है, आपको पता है कि यूएस की ये टाइम मैगजीन है, और इसके अंदर जो है इस बार कवर पेज पर जो दीपिका पादुकोण है उनको स्थान दिया गया है। आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो इंडोनेशिया में आयोजित किया गया, ये हम पढ़ चुके हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक सिक्का भी जारी किया है, और सिक्का जो है वो कितने मूल्य का है, 75 रुपीज़ का जो कॉइन है उसको भी यहाँ पर जारी किया गया है। भारत का अगर हम इस बार रक्षा निर्यात देखें तो 85 से अधिक देशों को रक्षा सामग्री का निर्यात किया जा रहा है, और भारत का जो रक्षा निर्यात यानी कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो है वो 16,000 करोड़ के लगभग, यानी कि अब तक का सबसे ऊंचा स्तर जो है वो प्राप्त कर लिया है। फिर देखिए कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपसे रैंकिंग पूछी जा सकती है। तो भारत की जो इसमें रैंकिंग है वो 161 पोजीशन है, और इसको जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आई थिंक आपके UPSC प्रीलिम्स में भी पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, नेक्स्ट आपके न्यूज़ पे, जो कि है जो केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला, जो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक कंट्रोल सेंटर जो है, लेबोरेटरी जो है, उसका उद्घाटन कहाँ पर किया है, तो हैदराबाद का जो राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है। फिर देखिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट अभियान है जिसका नाम है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर। ये जो अभियान है इसका क्या उद्देश्य है, तो देखिए इसका उद्देश्य है कि जो हमारे शहरों के अंदर जो कचरा होता है उसको हम कैसे रीयूज़, रिसाइकिल और रिड्यूस करें। रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज़ यानी कि दोबारा उसका पुनर्निस्तारण करना, और रिसाइकिल का मतलब होता है उसको दोबारा से, अगर कोई जो है नॉन डिग्रेडेबल हो उसको कैसे दोबारा से यूज़ किया जाए। तो इन तीनों जो आर हैं उसके लिए जो है मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर, इसको इस अभियान को जारी किया गया है। तो इस पर भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, इसको भी ध्यान रखना है। फिर एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट, यानी कि वैश्विक तापमान वृद्धि पर एक रिपोर्ट आई है, और 10 सालों के अंदर, डिकेडल का मतलब होता है 10 साल के अंदर तापमान में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, तो ये रिपोर्ट जारी की गई है। और इसको जारी किया क्योंकि देखिए वैश्विक रिपोर्ट है तो इंडिया में तो कोई संस्था जारी करेगी नहीं, इसको जारी किया है WMO ने, यानी कि वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। फिर नेक्स्ट देखिए कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है उन्होंने अपने एक डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र यानी कि घरेलू नीति सलाहकार में एक भारतीय को नियुक्त किया है, और उनका नाम नीरा टंडन है। ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिले हैं। फिर देखिए एक कप है जो कि है बैडमिंटन से रिलेटेड, अभी हमने मलेशियाई मास्टर्स पढ़ा था, और अभी ये दूसरा जो कप है ये है सुधीर रमन कप। इसको कहाँ आयोजित किया गया, तो चाइना के जो सुझाऊ है, सुझाऊ जो शहर है वहाँ पर इसको आयोजित किया गया, और इसको जीता किसने है, तो दक्षिण कोरिया को हरा करके चाइना ने ही इसको जीता है। तो नाम ध्यान रखिएगा, सुधीर रमन कप जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है।
फिर नेक्स्ट देखिए, जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के साथ हुए एक समझौते के तहत देश का पहला राष्ट्रीय बांध सुरक्षा केंद्र, देखिए पूरे देश का जो डैम को सुरक्षित रखता है, डैम्स को सुरक्षित रखता है, बांधों को सुरक्षित रखता है, उसके लिए केंद्र बनाया जाएगा और वो केंद्र जो है हमारे जयपुर में बनेगा। तो पूरे देश का जो ये पहला केंद्र है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? MNIT जयपुर में, ठीक है। फिर देखिए, एक चक्रवात है जो कि चर्चा में था, जिसका नाम है चक्रवात मोचा। ये कहाँ पर इसका प्रभाव कहाँ पर था? म्यांमार में था। और म्यांमार, आपको पता है कि अगर आप मैप देखेंगे तो भारत की सीमा जो है वो म्यांमार को टच करती है। तो भारत ने वहाँ पर सहायता अभियान चलाया था। उस सहायता अभियान का नाम था ऑपरेशन करुणा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ऑपरेशन करुणा के बारे में आपसे पूछ ले तो पता होना चाहिए कि ये जो है म्यांमार के अंदर जो चक्रवात मोचा आया है उससे प्रभावित लोगों को सहायता करने के लिए चलाया गया। फिर देखिए, प्रधानमंत्री जी जो हैं उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है पापुआ न्यू गिनी का, और उस सम्मान का नाम है कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू, ठीक है, कैंपेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगाहू। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये क्या है, तो ये एक सम्मान है जो प्रधानमंत्री को पापुआ न्यू गिनी में दिया गया। फिर देखिए कि 2023 का जो एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन है इसका आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। जो किरण रिजिजू हमारे मंत्री थे पहले, विधि और न्याय मंत्री, इनको भी जो है नया मंत्रालय दिया गया है, यानी कि पुराना जो उनका मंत्रालय था विधि न्याय मंत्रालय, वहाँ से उनको ट्रांसफ़र करके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की तरफ दिया गया है। तो अगर आपसे पूछ ले कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है किसके अधीन है, किस मंत्री के अधीन है, तो आपको पता होना चाहिए जो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू है उनके अधीन इस मंत्रालय को दिया गया है। फिर देखिए, एक भोगापुरम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की आधारशिला रखी गई है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि स्क्रैच से उसको स्टार्ट किया गया है, पहले से वहाँ पर कोई निर्माण नहीं था, वो नया प्रोजेक्ट है जिसको स्टार्ट किया गया है। तो ये जो हवाई अड्डा है ये कहाँ पर, किस राज्य के अंदर है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर ये सिचुएटेड है। फिर देखिए, कान फिल्म फेस्टिवल के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार होता है जिसको पाम डी ओर अवार्ड के नाम से जाना जाता है, ये किस मूवी को दिया गया है? तो वहाँ पर इस मूवी का नाम है एनाटॉमी ऑफ द फॉल। ये भी इंपॉर्टेंट है, या ध्यान रखिएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का जो है मासिक घटनाओं का सार संग्रह, यानी पूरी मैगजीन का ओवरव्यू हम यहाँ पर ले चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हमने यहाँ पे पढ़ी। एक्सपोसेट के बारे में, HS प्रणॉय कौन से खिलाड़ी हैं, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, एरावत क्या है यहाँ पर, टाइम शेल्टर जो है जिसको कि बुकर पुरस्कार मिला है ये हमने पढ़ा। फिर हमने भारत की रैंकिंग पढ़ी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर। फिर हमने यहाँ पर देखिए कि बांध सुरक्षा केंद्र देश का पहला जयपुर के अंदर बनने जा रहा है, वो पढ़ा। नीरा टंडन जो है डोमेस्टिक पॉलिसी एडवाइज़र बनी है अमेरिका के अंदर। और फिर देखिए यहाँ पर मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर जो है ये रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज़ से संबंधित जो है कचरे से संबंधित एक प्रोग्राम है जिसको चलाया गया है। उसके अलावा ऑपरेशन करुणा के बारे में पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें हम आप कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों को पढ़ेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।